जमील खान साहब, जिस वक्त ये जंग जारी थी उस वक्त सिफारतकार भी सिफारतकारी की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये था कि वो भरोसा किस पर करे। जब वो अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे, इसराइल ने हमला कर दिया। जब अमेरिका की जानिब से कहा गया कि 2 हफ्ते इंतज़ार किया जाएगा, तो अमेरिका ने जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया और उससे मुतालिक फिर पूरी तफसील भी सामने लेकर आए। क्या डोनाल्ड ट्रंप की नज़रिए से देखा जाए तो इसको ये कहा जा सकता है कि उन्होंने हमला अमन के लिए किया, चूंकि उन्होंने जो ऐलान किया उसमें उन्होंने आखिर में लिखा कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस। क्या ऐसा मुमकिन था कि वो ऐसा सोच रहे हो? और मुबारकबाद भी दी पूरी दुनिया को। अब दुनिया अमन की तरफ गामजन हो जाएगी, ये उनके साथ में मुबारकबाद भी थी दुनिया के लिए। लेकिन ये है कि डिप्लोमेसी तो दम तोड़ चुकी थी। आपने देखा कि जब ईरान के वजीर खारजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुर्की में, और उसमें उन्होंने बताया कि जी अब तो डिप्लोमेसी को उन्होंने बिट्रे कर दिया है। जिस अंदाज में उन्होंने डिप्लोमेटिक एक एफर्ट्स चल रही थी, बड़े करीब पहुंच गए थे। ईरान अपने JCPOA के जो मज़मरात थे उस पर रिपोर्टेडली वो तकरीबन उस तरफ गामजन था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये तो जिसमें रशिया भी शामिल था, उसकी नेगोशिएशन में P5+1 भी शामिल थे। तो उस लिहाज से ईरान तो कह रहा था कि हम तो बिल्कुल नेगोशिएशन टेबल पर थे, हमारे साथ बेट्रेयल हुआ है। तो लिहाजा जब जंग शुरू हो गई तो डिप्लोमेसी तो उस वक्त दम तोड़ गई। लेकिन ये डिप्लोमेसी है जिसने दोबारा रुख मोड़ा और फिर अमन की तरफ लेके आए, चाहे वो B2 बॉम्बर के बम्बार्डमेंट के बाद हुआ, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि अगर B2 बॉम्बर मेरे पायलट से अगर इस्तेमाल करते या जवां मर्द पायलट, तो अगर वो अपना दिलेराना तौर पर अगर हमला न करते तो आज ईरान जो है इस काबिल ना होता कि हमारी बात मानता और इधर खिते में अमन हो जाता। तो वो तो उसका क्लेम। इस वक्त तीनों फरीक अपनी जगह पर, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और नेतन्याहू, तीनों अपने अपने तौर पर अच्छी फेस सेविंग कर रहे हैं और अच्छा क्लेम कर रहे हैं जीत का। डोनाल्ड ट्रंप अपने तौर पर, नेतन्याहू अपने तौर पर, और ईरान तो जीत में आप देखें कि कितने ज्यादा उसमें, और ईरान ने अपना रिजॉल्व दिखलाया भी है। ईरान की आप देखें कि जो साजो सामान ईरान के पास है, जो मैं जौहरी उस पर आता हूं दोबारा, जो इस वक्त कन्वेंशनल साजो सामान है इस वक्त, और जो उसकी सोफिस्टिकेशन है, जो उसकी मॉडर्नाइजेशन है, वो तो इजराइल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और हवाई ताकत, उनकी जो फिजाई ताकत है, वो तो जाहिर है जब से सैंक्शन लगी हुई है उनके पास तो वही बहुत पुराने किस्म की सारी इक्विपमेंट है। वो तो पहले दिन से आपने देखा कि जब 200 जहाज आके और उन्होंने अपनी मर्जी से तकरीबन 700 बैटरीज जो है इनकी एयर डिफेंस की बैटरियों को तबाह कर दिया पहले दिन। और जिस तरह चुन चुन के उनकी क़यादत को, किस फ्लैट में, किस मंजिल पर, किस कोने पर कौन रहता है, ये सारी इंटेलिजेंस मसाद की पेनिट्रेशन जिस तरह हमारे मुल्क में राकी होती रही है, उस तरह करके उन्होंने उसको इनकी सफ़े अव्वल की क़यादत को ख़त्म किया, चाहे वो साइंसी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो। तो उस लिहाज से उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि उनको तवक्को ये थी, उन्होंने बहुत तैयार करा के रखा हुआ था रजा पहलवी को, बड़ा बिल्कुल ब्रीफिंग दे के रखा हुआ था उनकी अपोजिशन। यहां तक कि जो अपोजिशन के लोग थे जो चाहते थे रिजीम चेंज और जो जेल में पड़े थे, वहां भी बम्बार्डमेंट की कि जेल टूटे और वहां से वो निकल के वापस आ जाएं, जो इजराइल ने किया। तो इन तमाम चीजों का अगर अहाता किया जाए, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ा मुहर्रिक ये है कि आफ्टर ऑल इजराइल इस पूरे खित्ते में चाहता क्या है। तो उस पर अगर थोड़ी सी बात अगर करने की वो मैं कोई 1-2 मिनट में अगर कर लूं तो आसानी हो जाएगी। तो फिर तो ये बात हो गई कि तीनों ने विन विन गेम कर लिया, तीनों फरीक ने ये बता दिया और फेस सेविंग भी कर ली। और उसके अलावा ईरान का जो नुकसान होना था, 408 kg अफजूदा मटीरियल ईरान के पास महफूज है। ये और बात है कि उसमें बैकडोर चैनल और डिप्लोमेसी का कितना अमल दखल है। इसमें रशिया के 200 जो अफराद काम कर रहे थे फाडो में, उन्होंने, रशिया ने उस पर पहले से वार्न कर दिया था कि मेरे आदमियों को किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें IAEA के कानून, जो जेनीवा कन्वेंशन का एडिशनल प्रोटोकॉल 54, वो लागू हो गया। लेकिन चले मान लिया कि अमेरिका और इजराइल को तो खैर इंटरनेशनल कानून की कोई पासदारी करना आता ही नहीं है। तो अब आ जाते हैं इस बात पर कि आफ्टर ऑल जब वो पूरी तरीके से तैयार होकर बैठे थे और वो इसमें चूंकि कुछ जो इमेजेस सामने आए और फिर जो ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह के बयान सामने आए, हामिद मीर साहब, जो सैटेलाइट इमेज दिखाए जा रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया बैनुल-अक़वामी सतह पर के वहाँ पर ट्रक्स की नकलो हरकत नजर आ रही है, और वो कुछ दिन पहले की अमरीकी हमले से अब मोहम्मद इस्लामी जो
ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह, वो कहते हैं कि जो नुकसान है उसका भी जायज़ा ले रहे हैं और इसकी बहाली के लिए पेश की इंतजाम भी किए जा चुके थे। प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। तो और उनका बयान है इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान की जो अहम जौहरी तनसीबात पर हमले हैं उसके बाद सामने आया है। तो इसका मतलब और इसकी अहमियत क्या हो सकती है फिर? लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ धोखाधड़ी है, ये सिर्फ अपनी नाकामी पे पर्दा डाल रहे हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, देखें ये जो अब सीज फायर हुआ है ना, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ईरान के मिसाइलों को जाता है, वरना तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो तो एक दूसरे के साथ मिलके ईरान में रजीम चेंज कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि ये जो टारगेट किलिंग हुई है 13 जून को, ये कोई पहली दफा तो ईरान में टारगेट किलिंग नहीं हुई। ईरान के जो एक बहुत ही अहम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो सबसे अहम साइंटिस्ट थे, उनको आज से 5 साल पहले इसी तरह एक टारगेट किलिंग में उनको शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद से ये मामला चल रहे थे और ये खबरें जो है ये हम सब सुन रहे थे। मुझे याद है मैंने 7-8 साल पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे मनोजोहर मुत्तकी, उनका तेहरान में इंटरव्यू किया था, तो वो उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब अगर अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलकर कभी ईरान पर हमला करेगा और हमारी एटमी तनसीबात को तबाह करेगा तो वहां से उसको कुछ अचीव नहीं होगा। तो उनके कहने का मतलब ये था कि भाई वहां पर तो हमने कोई चीज नहीं रखी हुई, अगर होगी तो कहीं और पे होगी ना। अब आप पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सामने रखें ना, कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया जो है वो अमेरिका की आशीर्वाद से इस पर कब से हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, 1981 से कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कोई वहीं पे रखी हुई है सारी चीजें, अब तो चीजें जो है वहां पे नहीं होंगी। तो इसलिए ये एक सीधी सी बात है 2+2=4 है कि ये जिन एटमी तनसीबात पर हमला किया है अमेरिका ने, अपने बम गिराए हैं, वहां पर कोई चीज नहीं थी। और ईरानी भी कह रहे हैं कि जी वहां पर कुछ नहीं था। पहले तो ट्रंप साहब ने बहुत फतह का ऐलान किया कि जनाब मैंने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दिया है, लेकिन अब जनाब वो खबरें जो है वो अमेरिकी मीडिया दे रहा है कि नहीं जी वो तो कुछ चीजें बच गई हैं, वो तो 408 किलोग्राम वो तो कहीं और भेज दिया उन्होंने। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक गुंजाइश बाकी रहे कि अब अगर आने वाले वक्त में भी 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद अगर दोबारा ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, कोई दोबारा नया हमला करना हो, तो फिर कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। तो पहला तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उसमें वो अचीव नहीं कर सके। अब उन्होंने दोबारा से ये काम जो शुरू किया है, इसका मकसद मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि अब एक जो पहले उनकी सुबकी हो गई है, उनकी एम्बेरसमेंट हो गई है, बहुत बड़ी एक इजराइल को डिफीट हुई है। कोई इजराइल को इसमें कामयाबी नहीं हुई। अगर कोई कहता है कि इजराइल को कामयाबी हुई है तो मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं करता। क्या कामयाबी हुई है? इजराइल तो बुरी तरह से नाकाम हो गया है, ट्रंप ने उसको फेस सेविंग दी है। अगर कामयाबी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के मिसाइलों को हुई है। ईरान का भी नुकसान बहुत हुआ है और उनको भी अपने घर को देखना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए कि जहां पर के मुखबरी इतनी ज्यादा है कि उनके बहुत आर्मी चीफ जो है, उनके समेत बहुत अहम जर्नैल जो है उनको मार दिया गया घर में सोए हुए। लेकिन इसके बावजूद ईरान के जो मिसाइल हैं उनकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। और अब सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म नहीं करना इसराइल और अमेरिका ने मिलके, बल्कि उसका मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करना है। और आप ये देखिएगा कि ये कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकालेंगे इसराइल और अमेरिका मिलकर और ये ईरान पे दोबारा हमला करेंगे। तो आयशा तंजीम साहबा, क्या अमेरिका में इस वक्त ये तकसीम है मौजूद के डोनाल्ड ट्रंप की सोच पिछली मुद्दत सदारत के मुकाबले में मुख्तलिफ है? उन्होंने पहला दौरा भी मशरिक़ वस्ता का किया, सदर बनने के बाद इसराइल नहीं गए। फिर इस वक्त कई सरकर्दा रिपब्लिकन रहनुमा जो कि मेंबर कांग्रेस हैं वो तनकीद कर रहे हैं इसराइल पर और अमरीकी इंतजामिया के ऐसे किसी भी इकदाम से जो इसराइल की हिमायत में किया जा रहा है। मार्जरी टेलर है, थॉमस मासी है, जो खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि इसराइल अमेरिका को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है और ये हमारी जंग नहीं है। जी देखिए, 2-3 चीजें। पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन में माना कि जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर बात पे पूरा नहीं उतरते, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं अपने दौर में कोई जंगें शुरू नहीं करूंगा। फिर दूसरी बात यह कि इस वक्त अमेरिका का जो बजट बन रहा है वो भी इस बात पे बन रहा है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा कर्ज में इस वक्त डूबा हुआ है, जो डेफिसिट है वो कम करना है, तो हम मजीद पैसे खर्च, और अमेरिका का ये बहुत सारा डेफिसिट पुरानी जंगों की वजह से जमा हुआ है, तो हम मजीद कोई जंग नहीं करना चाहते
चाहते या हम अफोर्ड नहीं कर सकते अनलेस अमेरिका का डायरेक्टली इंटरेस्ट, ये अमेरिका में बातें हो रही हैं। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो उनकी कल्ट बेस है, उस बेस में से बहुत ज्यादा ये आवाजें उठी। देखिए आपने मार्जरी टेलर ग्रीन की बात की, लेकिन स्टीव बैनन जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्स है उस बेस में, टकर कार्लसन जो पहले फॉक्स न्यूज के होस्ट होते थे, उन्होंने बहुत सख्त बातें की। उनका एक क्लिप बहुत रहे हैं एक वो इलेक्टेड मेंबर से कि जी आप ईरान के बारे में क्या जानते हैं, आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, आप तो इस मुल्क के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। सेनेटर और ये क्रूज से इंटरव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल जी टेड क्रूज से इंटरव्यू करते हुए। तो मतलब ये कि ये बातें जो मेगा बेस से उठ रही थी कि ये हमारी जंग नहीं है, हमारा इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू नहीं करना चाहते, और ये बातें कि ईरान जो है वो इराक से पॉपुलेशन उसकी दुगनी है, रकबा उसका 4 गुना है, ये सारी बातें अमेरिकी मीडिया में हो रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए, सदर ट्रंप के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उनकी अपनी बेस से जो हर वक्त उनका साथ देती है, वहां से ये आवाजें बहुत जोर शोर से उठना शुरू हुई थी कि ये अमेरिका को इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सो मेरा ख्याल में कि उसका शायद जितना असर उसका हुआ होगा, क्योंकि वो अपनी बेस को बहुत फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, और उसका उन पे असर होता है। सो मेरे ख्याल में कि उनकी बेस का, फिर ये पहली दफा थी उनकी प्रेसिडेंसी में, अब तक ये था कि जो मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन है वो पब्लिकली उनसे वो नहीं करते, दे डोंट ब्रेक अवे फ्रॉम हिम। ये पहला मौका था जिसपे कि हमने कुछ मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन और मेगा बेस सबको देखा कि खुल के इसकी मुखालफत की। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाजा हुआ कि ये जो मैंने अपना कैंपेन प्रॉमिस किया था, ये वो मौका है कि लोग उसके बारे में सीरियस हैं, और मुझे शायद उस कैंपेन प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, और इस जंग में मैं नहीं जा सकता। हामिद मीर साहब, इस सीज फायर से पहले तक तो ईरान का उसूली मौक़िफ़ ये था कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहते। सुप्रीम लीडर ने उसका हतमी हुक्म जारी नहीं किया। वो अपनी जो एनर्जी नीड्स है उसके लिए इन जौहरी तनसीबात पर काम कर रहे हैं, और एक जौहरी प्लांट ऐसा भी है जहां पर रूस की जानिब से कई साल से काम किया जा रहा है, और उसका रूसी सदर ने भी जिक्र किया। अब ये सब होने के बाद जो कुछ हुआ, आपने कई वाक़यात का जिक्र भी किया कि ईरान पर हमला किया गया, ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया, तो क्या इसके बाद आपको उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के संजीदा मुज़ाकरात हो सकेंगे, और ये कि क्या ईरान का वही असूली मौक़िफ़ रहेगा कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहते, या वो सोच भी बदल सकती है? देखिए, अब मसला सिर्फ ईरान का नहीं है, अब मसला जो है वो पूरे थर्ड वर्ल्ड का है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बखेरी हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस हैं, खासतौर पे रेजोल्यूशन 181, उसकी जिस तरीके से उसका मजाक बना दिया इजराइल इस 181 के जरिए मार्ज़े वजूद में आया था, लेकिन वो एक फलस्तीनी रियासत जो है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में जो अमेरिका का सफारत खाना है वो तिल अबीब से उसको यरूशलेम में मुंतकिल करके 181 की उसने खिलाफवर्जी, क्योंकि 181 के तहत जो यरूशलेम है, यानी कि जो जहां पे मस्जिद अक्सा वाक़या है, ये ना इजराइल के पास होगी ना फलस्तीन के पास होगी, इस पे इंटरनेशनल कंट्रोल होगा यूनाइटेड नेशंस का। तो मसला जो है वो अब ईरान का या अमेरिका का या इजराइल का नहीं है, मसला ये है कि ये दो जो ताकतें हैं, एक इजराइल जो कि मशरकी वस्ता का एक बदमाश है, एक बुली है, और दूसरा उसका सरपरस्त डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल लॉ को मजाक बना दिया, डिप्लोमेसी को फेल कर दिया है। अगर कोई ये समझता है कि ये डिप्लोमेसी की जीत हुई है सीज फायर के जरिए, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। ये जीत सिर्फ और सिर्फ ईरान के मिसाइलों की हुई है। तो अब मसला ये है कि जो कुछ इजराइल ने अमेरिका की आशीर्वाद के साथ किया है, ये अब दूसरे ममालिक भी करेंगे। और मैं बतौर एक पाकिस्तानी मैं बहुत कंसर्न्ड हूं कि पिछले 3-4 हफ्ते में जो इंडिया ने इजराइल समेत बहुत से ममालिक से जो भारी तादाद में वो असला खरीद रहा है और उसको पाइल अप कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? और इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक जो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ का फेलियर हुआ है इस जंग में, इसकी वजह से अब इंडिया भी कोशिश कर सकता है कि वो भी इस खिते में इजराइल का किरदार जो है उसको रिपीट करे। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए और जो मिसाइल इस्तेमाल किए,
आपको पता है इनमें से अक्सर ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो इजरायली कंपनियों ने जो इंडिया में फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, हैदराबाद में अडानी ग्रुप ने एक फैक्ट्री लगाई हुई है जहां से ड्रोन तैयार होते हैं, तो वहां से ड्रोन तैयार करके इजरायली कंपनी इंडिया में ड्रोन तैयार करके वापस इजराइल भेजती है। इजराइल वो ड्रोन जो है वो ईरान पे मारता है। उनमें से बहुत से ड्रोन पाकिस्तान पे भी मारे गए ये मई के महीने में। तो पिछले सिर्फ 2 साल में इंडिया ने इजराइल से $4 अरब का असला खरीदा है। ये इंडिया किसके लिए असला खरीद रहा है? चाइना के लिए तो नहीं ना खरीद रहा। तो भाई सीधी सी बात है, हमारे लिए खरीद रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इजराइल ने जो कुछ किया है ये पिछले 10-12 दिन के दौरान में, और उसको कोई जो है वो यूनाइटेड नेशंस की कोई परवाह नहीं है, उसको इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं है, तो ये एक बहुत गलत रवायत पड़ गई है। अब जिसकी लाठी उसका भैंस, ये एक कानून है जो दुनिया में चलेगा। ताकतवर जो है उसका राज होगा हर जगह पे। और एक उर्दू में लफ्ज है हवसे मुल्क गिरी, एक्सपेंशनिस्ट जो है उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नेतन्याहू और ट्रंप अभी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये मीडिया की मदद से दोबारा एक नया बयानिया बनाएंगे कि जनाब ये ईरान जो है इसके पास 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, इसका लेवल जो है ये 90% तक ले जाएंगे, ये बम बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर एक और हमला होना चाहिए और ये दोबारा करेंगे। इसलिए इनसे आप ये उम्मीद ना रखें कि ये सीज फायर के बाद अमन हो जाएगा। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता, इजराइल और अमेरिका जो है वो इस दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकते, मिडिल ईस्ट में अमन कायम नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें ना कि ये सीज फायर के बाद भी गजा में कत्लेआम कर रहा है इजराइल, तो इससे आप भले की तवक्को कैसे रख सकते हैं?